पंक्तियां हैं। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों में आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस प्रकार से पंक्तियां हैं। संदर्भ हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रकृति चित्रण पाठ के बादल को घिरते देखा है नामक शीर्षक से अवतरित हैं और इसके रचयिता नागार्जुन हैं। प्रसंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उमड़ते घुमड़ते गिरते बादलों के रंग रूप तथा पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन है, ऐसा आप लिख सकते हैं। व्याख्या देखिए। अमल धवल गिरि के शिखरों पर कवि नागार्जुन कहते हैं, अमल अमल अर्थात स्वच्छ या साफ और धवल यानी कि सफेद, गिरि अर्थात पर्वत। कवि नागार्जुन कहते हैं कि मैंने स्वच्छ तथा श्वेत पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों को, तुहीन कण ठंडे पानी की बूंदें, बर्फ के छोटे टुकड़े भी इनको कह सकते हैं। मैंने छोटी छोटी मोती जैसे शीतल जल की बूंदों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा है। मान सरोवर में खिलने वाले सुनहरे कमलों के ऊपर गिरते देखा है, मतलब खिलते देखा है। बादल को घिरते देखा है, मैंने बादल को घिरते देखा है। इस प्रकार से इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। इसी तरह आगे देखिए। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तुंग अर्थात ऊंचा, ऊंचे हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी अनेक झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में, नील सलील, सलील अर्थात जल, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आ आकर उनका नीला जल देखने में काला प्रतीत होता है और समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल, पावस यानी वर्षा ऋतु, ठीक है, उमस यानी गर्मी, ठीक है, वर्षा ऋतु की उमस के कारण मैदानी देशों से क्या आते हैं, हंस, हंस वहां आ जाते हैं। वर्षा ऋतु की उमस के कारण मैदानी देशों से हंस वहां आ जाते हैं। तिक्त मधुर विष तंतु खोजते, झीलों में तिक्त अर्थात चरपरे या तीखे, मधुर मीठे, विष तंतु कमल का डंठल तोड़ने पर निकलने वाले धागे जिसको हम विष तंतु बोलते हैं। तो वे हंस झीलों में चरपरे और मीठे कमल नाल खोजते हैं, डंठल खोजते हैं। इस प्रकार से हंसों को तिरते देखा है और बादल को घिरते देखा है, मतलब हंसों को उस जल के ऊपर तैरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आगे की पंक्तियां देखिए। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारूढ़ की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चीर अभिशापित, बेबस उन चकवा चक्कई का वंद हुआ कृदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। संदर्भ उपरोक्त ही होगा, आप लिखेंगे। प्रसंग इस पद्यांश में कवि ने बताया है कि बसंत के मादक वातावरण की रातों में भी अलग अलग रहने वाली चकवा चकवी को प्रातःकाल प्रेम कलह करते हुए देखा है, ऐसा आप लिख सकते हैं। बसंत ऋतु का सुनहरी प्रभात था,
मंद मंद था अनिल बह रहा, और मंद मंद पवन बह रही थी। अनिल अर्थात पवन, हवा। बालारूढ़ की मृदु किरणें, बालारूढ़ अर्थात प्रातःकाल का सूर्य, मृदु अर्थात मधुर, मधुर किरणें, कोमल किरणें बिखर रही थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, अगल बगल अर्थात इधर उधर, इधर उधर सूरज की अरुण किरणों से ढकी पर्वत की सुनहरी चोटियां थी। स्वर्णाभ शिखर अर्थात सुनहरी चोटियां, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती। चकवा चकवी को रात में एक दूसरे से अलग रह करके और सारी रात बितानी पड़ती है। निशा काल से चिर अभिशापित, क्योंकि प्रकृति के अनुसार वे दिन में मिलते हैं और रात में बिछुड़ जाते हैं। बेबस उन चकवा चकवी का वंद हुआ क्रदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे। क्रदन अर्थात रोना, प्रातःकाल मिलने के कारण उन चकवा चकवी का क्रदन बंद हो गया, रोना बंद हो गया। उस महान सरोवर के तीरे, उस महान सरोवर अर्थात तालाब के किनारे उनका क्रदन बंद हो जाता है, चूँकि वो प्रातःकाल मिल जाते हैं। शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, और जब सुबह वो मिलते हैं तो उसी महान सरोवर के किनारे शैवालों अर्थात काई घास की हरी दरी पर उनमें प्रणय कलह अर्थात प्रेम में झगड़ा आरंभ होता देखा है और बादल को घिरते देखा है। इस प्रकार से इनका भावार्थ है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इन पंक्तियों में प्रसंग होगा बर्फीली घाटियों में हजारों फुट की ऊंचाई पर दौड़ने वाले कस्तूरी मृग की यहाँ पर खिन्नता का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए, दुर्गम बर्फानी घाटी में अर्थात दुर्गम जहाँ पर पहुँचा ना जा सके ऐसी घाटी में, बर्फ से युक्त घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई सैकड़ों हजार फीट की ऊंचाई पर हिमालय की बर्फ से ढकी घाटियां हैं। उन घाटियों में अलख नाभि से उठने वाले, अलख अर्थात ना दिखाई देने वाली, निज के ही उन्माद परिमल, परिमल अर्थात सुगंध, वे अपनी जिस नाभि को नहीं देख पाते हैं उसी से कस्तूरी की पागल कर देने वाली सुगंध निकलती है, और उसको पाने के लिए वह मृग के पीछे धावित होकर, मतलब दौड़ते हुए, तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। चंचल और काला कस्तूरी हिरण अपनी नाभि से निकलने वाली उस सुगंध के पीछे बार बार दौड़ता है जो कस्तूरी मृग की नाभि में ही रहती है। वह सुगंध मृग की नाभि में ही रहती है, लेकिन मृग समझता है कि यह गंध कहीं बाहर से आ रही है। उस गंध की तलाश में वह इधर उधर चौकड़ी भरता है। वह सुगंधित वस्तु उसे नहीं मिल पाती तो वह हिरण हताश होकर अपने आप में चिढ़कर रह जाता है, चिढ़ने लगता है। और इसी तरह कवि कहते हैं कि बादल को घिरते देखा है, कवि ने बादलों को हिमालय पर घिरते देखा है। आगे की पंक्तियां, कहाँ गया धन कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा ना यह यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझालिन से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्रसंग इसमें यहाँ पर कुबेर, गंगाजल, मेघदूत आदि के संदर्भों में आकाश
में गरजने वाले बादलों का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए, कहा गया धन कुबेर वह। कवि कहता है कि धन कुबेर कहाँ चला गया, धनपति कुबेर कहाँ चला गया है, और कहाँ गई उसकी वह अलका। अलका अर्थात कुबेर की राजधानी वैभवपूर्ण नगरी अलकापुरी कहाँ है। नहीं ठिकाना कालिदास के व्यम प्रवाही गंगा जल का। कालिदास ने आकाश में बहने वाले जिस गंगा जल को देखकर अपने खंड काव्य मेघदूत की कल्पना की थी, उसका कहीं भी पता नहीं है। तात्पर्य यह है कि गंगा का जल भाप बनकर बादल का रूप धारण करता है और वह बादल आकाश में उड़ता है, तो ऐसा जान पड़ता है जैसे गंगा जल ही आकाश में बह रहा हो। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता नहीं। उसने मेघदूत को काफी ढूंढा लेकिन उसका पता नहीं चला। वह तो क्या था, केवल कल्पना थी। दूत के रूप में यक्ष का संदेश उसकी प्रिया के पास ले जाने वाले उस बादल रूपी दूत का कहीं भी पता नहीं है। उसके विषय में कौन बताए। वह बादल तो क्या था, छायामय था और यहीं कहीं बरस कर समाप्त हो गया होगा। कौन बताए, वह छाया में बरस पड़ा होगा यहीं पर। वह बादल तो छाया में था और यहीं कहीं बरस कर समाप्त हो गया होगा, बरस पड़ा होगा यहीं पर। जाने दो, वह कवि कल्पित था। वह तो क्या थी, कवि की कल्पना थी, इसलिए उसका मिलना संभव नहीं है। मैंने तो भीषण जाड़ों में, कवि आगे कहते हैं कि मैंने उसे बहुत खोजा भीषण जाड़ों में, परंतु वह नहीं मिला। नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, नभ अर्थात गगन, मैंने तो उसे बहुत खोजा परंतु वह नहीं मिला। लेकिन मैंने तो भीषण ठंड में भी गगनचुंबी कैलाश पर्वत की चोटी, शीर्ष अर्थात चोटी पर महामेघों को गरज गरज कर, झंझालीन से गरज गरज कर तूफानी हवाओं से भिड़ते देखा है। गरज गरज कर भिड़ते देखा है, झंझालीन अर्थात तूफानी हवाओं से भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस प्रकार से पंक्तियां थी।